Hello my dear students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. Students, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। इसके पहले हमारे 4 चैप्टर प्रॉपरली कंप्लीट हो गए हैं। इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और एमसीक्यूज भी हो चुके हैं, तो आप उनको ज़रूर देखना। चैनल के प्लेलिस्ट पे जाना है और क्लास 8 साइंस की प्लेलिस्ट में आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। तो बच्चों, आपको पता है ना मटेरियल की जो है हम जो यूज़ करते हैं ना, उनकी बेसिक नीड्स क्या है। उनकी बेसिक नीड्स है कि वो कहाँ से हमें मिलते हैं। मीन्स जो हमें मटेरियल, हमारी बेसिक नीड की मटेरियल है वो कहाँ से मिलते हैं, या तो नेचुरल होते हैं या फिर ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाए गए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 5.1। इसमें आपने टेबल में क्या फिल करना है, एक तो ऐसे मटेरियल यहाँ पे फिल करने हैं जो किससे बनी हुई है, जो कि नेचर में अपने आप नेचर ने प्रोवाइड किए। ठीक है, और दूसरा कॉलम में आपने क्या लिखना है, जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाई गई है। तो नेचर ने हमें क्या प्रोवाइड किए, नेचर ने हमें एयर, सनलाइट, वाटर, सॉइल, ठीक है, ये सारी चीजें हमें नेचर ने दी है, किसी ने बनाया नहीं है इसे, तो उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, अब जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि आप जिसमें वीडियो देख रहे हो, मोबाइल, ठीक है, उसके बाद वॉशिंग मशीन, ठीक है, जो भी हमारे आसपास चीजें जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाई गई है वो क्या होती है, मैन मेड। ठीक है, तो इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, अब बूझो कुछ पूछ रहा है, कैन वी यूज ऑल अवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर। क्या जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम हमेशा यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर में हम इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले कि नेचर ने जो भी हमें प्रोवाइड किया है, क्या उनको हम हमेशा यूज कर सकते हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं बूझो के क्वेश्चन के आंसर को ढूंढते। तो यहाँ पर जो एयर है, वाटर है, सॉइल है, इन्हें क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। देखो एयर, वाटर, सॉइल, ये तो ह्यूमन बीइंग के द्वारा जितना मर्जी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी स्टूडेंट अबाउट वाटर, आपने वाटर के बारे में क्लास 7th में पढ़ा हुआ है ना, पूरा चैप्टर है वाटर के ऊपर। ठीक है, तो वाटर के जो है मतलब ये सारी चीजें आपकी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस। अब नेचुरल जो रिसोर्सेस है ना, तो कुछ चीजें तो हम यूज कर सकते हैं फॉर एवर, और कुछ चीजें अगर हम लिमिट में यूज नहीं करेंगे तो वो हमसे क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी और वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ब्रॉडली इसको दो तरीके के टू टाइप में जो है डिवाइड किया गया है। वो 2 टाइप कौन से हैं, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस चैप्टर, स्टार्टिंग में अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो चलिए देखते हैं कि एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है और इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। तो देखो बच्चों, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो नेचुरल रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारे नेचर में है, जो हमारे नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, उन्हें क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा जितना मर्जी यूज किए जाएं और वो खत्म ना हो। तो जैसे कि सनलाइट, एयर, ठीक है, तो ये याद रखना है आपने सिंपल लाइन में, इनएग्जॉस्टेबल जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है नेचर में, और उसको ह्यूमन बीइंग जितना मर्जी यूज करे वो खत्म नहीं हो सकता, जैसे कि सनलाइट और एयर। ठीक है, अगर हम अगले की बात करें वो क्या है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो सिंपल चीज याद रखनी है, यहाँ पर अनलिमिटेड था, यहाँ पर अनलिमिटेड था, तो यहाँ क्या होगा, लिमिटेड। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड, मतलब जो रिसोर्सेज लिमिटेड में है, लिमिटेड अमाउंट में है, उन्हें क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी के द्वारा एक टाइम ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाएगा। जैसे फॉरेस्ट है तो नेचुरल रिसोर्सेज, पर एग्जॉस्टेबल मीन्स लिमिट में नेचर ने हमें दिया है, अगर हमने संभाल के यूज किया तो ठीक है, अदरवाइज आने वाली जनरेशन को ये सारी चीजें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए क्या है, जैसे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक है, ये पेट्रोल, कोल, इसको हम आगे डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, जैसे कि अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ की, जैसे कि डायनासोर, वो तो हमने भी नहीं देखा है ना,
ठीक है। तो डायनासोर को हमने क्यों नहीं देखा, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज था और ये धीरे धीरे क्या हो गए, खत्म हो गए और हमें मिले नहीं। ऐसे बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये बनने में बहुत टाइम लगता है और अगर हम इसको लिमिट में यूज़ नहीं करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसको आगे हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू 5.2 एक्टिविटी है, इसके थ्रू समझते हैं। तो मैं आपको एक्टिविटी पढ़ूंगी नहीं और इसको आपको समझा दूंगी कि इस एक्टिविटी में दिया क्या है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम इस एक्टिविटी को समझते हैं। अब इस एक्टिविटी में क्या है, बोला गया है कि आपको क्या हुआ, 7 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ठीक है। 7 स्टूडेंट्स के ग्रुप को, 7 स्टूडेंट का जो ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, वो किस तरीके से बनाया है। एक फर्स्ट आपको किसी बाउल में, ठीक है, उसमें क्या कर दिया, पॉपकॉर्न, टॉफी, ठीक है, जो मर्जी खाने वाली चीजें, ठीक है, फिल कर दी, इस तरीके से फिल कर दी। उसके बाद जो 7 स्टूडेंट्स का ग्रुप है ना, उनको सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। कैसे, पहले ग्रुप में जो है एक बच्चे को रख दिया, दूसरे ग्रुप में जो है 2 स्टूडेंट्स को रख दिया और तीसरे ग्रुप में 4 स्टूडेंट्स को रख दिया। हो गए ना टोटल कितने, 7, ठीक है। अब क्या हुआ, जो ये टॉफियों का डब्बा था, ठीक है, टॉफियों वाला बॉक्स था, वो पहले बच्चे के पास गया। तो पहला बच्चा को क्या माना, फर्स्ट जनरेशन, और सेकंड ग्रुप में जो है उनको क्या माना, सेकंड जनरेशन, एंड नेक्स्ट वाले को नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो अब देखो, अब ये टॉफियों वाला डब्बा जब फर्स्ट जनरेशन के पास आया तो उसकी जितना इच्छा हुई खाया और बाकी क्या हो गया, बच गया। अब जो इसमें बचा वो कहाँ चला गया, अगली जनरेशन के पास। इसमें कुछ टॉफियां जो बच गई वो कहाँ गई, अगली जनरेशन के पास। अब अगली जनरेशन में जो है, इनमें जो बची हुई टॉफियां थी, वो 2 स्टूडेंट थे, वो उन्होंने खाया, ठीक है। अब अगर उसमें कुछ बचा, हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन हम मान लेते, मान लो कुछ थोड़ा बहुत बचा, या तो वो कहाँ जाएगा, अगली जनरेशन के पास। तो अब देखो, फर्स्ट जनरेशन जो थी उसको तो भर भर के खाने को मिला, ठीक है, उसकी तो पूरा पेट भर गया, जैसे मर्जी उसने यूज किया, खाया, ठीक है। अगर बच गया तो वहां कहाँ भेजा था हमने, सेकंड जनरेशन को भेजा था। अब सेकंड जनरेशन ने जितना यूज किया, ठीक है, और या तो उन्होंने सारा यूज कर लिया, ठीक है, क्योंकि 2 बच्चे थे यहाँ पर और यहाँ का जो है बचा हुआ खाना आया था, ठीक है, यहाँ का बचा हुआ खाना आया था। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने या तो सब खत्म कर दिया या थोड़ा बहुत बचा। जब थोड़ा बहुत बचा तो वो क्या हो गया, नेक्स्ट जनरेशन में गया, ठीक है। तो यही चीज आपको बताई गई है, जो हमारे फॉसिल फ्यूल हैं जैसे कि कोल और पेट्रोलियम। कोल फॉर एग्जांपल, ये जो टॉफीज भरी है ना, इनको कोल और पेट्रोलियम समझो, तो वो इनका यूज लिमिटेड है। मीन्स इनको बनने में क्या होते हैं, मिलियंस ईयर लगते हैं और इतने टाइम में जब तक बनेंगे उनको कंज्यूम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट जनरेशन जो स्टार्टिंग थी उन्होंने तो अच्छे से यूज किया, अगली जनरेशन ने अच्छे से ये थोड़ा यूज किया, लेकिन अगली जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अगर क्या होता कि फर्स्ट जनरेशन ने इसमें से 1-2 टॉफी खाई होती, ठीक है, अगले को भी मिल जाती, उन्होंने भी 1-2 खाई होती, तो तीसरे के पास भी इजीली ये क्या था, अवेलेबल था। लेकिन जब क्या हुआ, अगर उन्होंने ज्यादा यूज कर दिया तो जो थर्ड जनरेशन थी या 4th जनरेशन थी उनके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो यही आपके ये जो है एक्टिविटी 5.2 में बताया गया है, ठीक है। तो ये चीज अब जो कि मैंने आपको बताया, अज्यूम करना है आपको, जो ईटेबल कंटेनर था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ द एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। और हर एक ग्रुप में एक कंजप्शन पैटर्न रखा हुआ था, तो वो क्या थी, जनरेशन थी, ठीक है। वो जनरेशन जो है आगे वो चीज आगे जा रही थी। फर्स्ट जनरेशन, जो अगला ग्रुप था सेकंड जनरेशन, ठीक है। तो अगर कुछ बचा तो अगली जनरेशन को मिला और नहीं बचा तो अगली जनरेशन को कुछ नहीं मिला, ठीक है। यही चीज हमने देखी है, ठीक है। तो इसके लिए तो इनको हमें क्या करना चाहिए, लिमिट में यूज करना चाहिए, ठीक है। तो in this chapter we will learn about the exhaustable natural resources like coal, petroleum and natural gas. They were formed from the dead remaining of the living organism, fossil. So these are known as fossil fuel. तो हमें पता है कि जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है
वो क्या है, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सब किससे फॉर्म होते हैं, डेड रिमेनिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड पार्ट्स होते हैं, डेड बचा हुआ पार्ट होता है, उससे ये बनता है। ठीक है, तो इसीलिए उन्हें क्या बोलते हैं, मतलब जो डेड उनका लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट होता है उसको फॉसिल्स बोलते हैं। ठीक है, जो बचा हुआ रह जाता है, तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या है डेफिनेशन, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे बने हैं, एक मिनट यहाँ पे ये हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनके डेड पार्ट से बनता है, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेड रिमेनिंग पार्ट होता है उसे फॉसिल कहते हैं। और ये जो कोल और पेट्रोलियम है इन्हीं चीजों से बनता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। ठीक है, आई होप आपको पता लग गया कोल और पेट्रोलियम को फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं। ठीक है, तो चलिए कोल के बारे में जानते हैं। कोल आपको पता है क्या होता है, आपने देखा होगा ना कि काले कलर का हार्ड सा सब्सटेंस पत्थर जैसा ब्लैक कलर का दिखाई देता है, वो क्या होता है, कोल। तो ये आप देख रहे हो ना इस तरीके से, ये कोल है। ठीक है, क्या है ये, कोल। तो कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड अर्लियर। पहले के टाइम में एक कोल ही था जिससे लोग अपना खाना बनाते थे। इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन इंजन, और इसका यूज रेलवे इंजन में भी स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता था। और जब स्टीम प्रोड्यूस होती थी वो इंजन क्या होता था, आगे को भागता था। इट इज आल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इनका यूज थर्मल पावर प्लांट में भी किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। वहां पे कोयला यूज किया जाता है जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराई जाती है। ठीक है, कोल इज आल्सो यूज एज ए फ्यूल इन द वेरियस इंडस्ट्रीज, और कोल का यूज अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। ठीक है, अब चलिए स्टोरी हम पढ़ते हैं कि कोल की आखिर कोल हमें मिला कहाँ से और कैसे मिला। ठीक है, तो पहली भी जानना चाहती है। तो लगभग 300 मिलियन ईयर एगो, मतलब 300 मिलियन साल पहले की बात है। ठीक है, लगभग 300 साल पहले जो डेंस फॉरेस्ट थे, मीन्स जो घने जंगल थे, ठीक है, वो कहाँ थे, लो लेइंग वेटलैंड एरिया, मतलब जो निचला एरिया होता है ना, जहां पर गड्ढे से होते हैं या निचला एरिया, ठीक है, उनको बोलते हैं लो लेइंग। तो ऐसे एरिया में जो कोई नेचुरल प्रोसेस जैसे कि बाढ़ आ गई, ठीक है, और फॉर एग्जांपल जो है क्विक आ गया, किसी भी कारण से क्या हुआ, ये फॉरेस्ट जो है टूट के गिर गए, सारे पेड़ वगैरह गिर गए, और उनके ऊपर मिट्टियों की क्या आ गई, परत आ गई। ठीक है, अब वो मिट्टी जो सॉइल है उसकी परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत क्या होती गई, डिपॉजिट होती गई। अब मान लो यहाँ पर ये जो पेड़ है वो दबा हुआ है, गिरा हुआ है, और इसके ऊपर ये मिट्टी की लेयर आई है। कुछ समय बाद और मिट्टी की लेयर आ जाएगी, कुछ समय बाद और मिट्टी की लेयर आ जाएगी, कुछ समय के बाद और मिट्टी की लेयर आ जाएगी। इस तरीके से जब इसके ऊपर लेयर आएगी ना, तो इसके ऊपर क्या बनना शुरू हो जाएगा, प्रेशर। ठीक है, अब ये प्रेशर बनेगा तो ये कंप्रेस होगा, कंप्रेस मीन्स दबाव बढ़ेगा इस पे, और दबना शुरू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दबना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और दबने के बाद ये क्या होगा, धीरे 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 और नीचे जाता जाएगा। ठीक है, नीचे जितना गहराई में जाता जाएगा वहां पर उतना ही उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, प्रेशर भी बढ़ा, टेम्परेचर भी बढ़ा, तो ये जो डेड प्लांट्स होते हैं ना, ये स्लोली स्लोली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में। ठीक है, मेनली जो ये कोल है वही क्या होता है, कार्बन, जो कार्बन होता है ना वही कोल होता है। ठीक है, द स्लो प्रोसेस, चलो ये कार्बोनाइजेशन की डेफिनेशन अच्छे से करना है, ये आपके एग्जाम में जो कई बार पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में। ठीक है, क्या है, as coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization। देखो कोयला जो होता है उसमें क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, और जो कोल होता है, ठीक है, अब यही जो है स्लो प्रोसेस होती है, इसके अंदर जो डेड वेजिटेशन है जिनके अंदर कार्बन है वो धीरे 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 किस में चेंज हो जाते हैं, कोल में चेंज हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। तो आपको ये यहाँ पर एक ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, और एक यहाँ पर ये जो फॉसिल फ्यूल है ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, वहां पे मैंने एग्जॉस्टेबल और इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्सेज बताया था, वो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये कोल की स्टोरी भी आपको पता होनी चाहिए कि कोल कैसे बनता है। ठीक है, बहुत साल पहले लगभग 300 मिलियन ईयर एगो जब जो डेंस फॉरेस्ट है लो लेइंग एरिया में, मतलब निचले एरिया में, तो वो क्या हो गए
किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, नेचुरल प्रोसेस के कारण, अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गया, तो वो नीचे गिर गए या मिट्टी के नीचे दब गए। अब मिट्टी ऊपर से उनके लेयर आती गई, जिससे वो क्या बनता गया, उस पर प्रेशर बनता गया और गहराई पे जाता गया। जितना प्रेशर बनता गया उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो धीरे धीरे स्लोली प्लांट जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, कोल में कन्वर्ट हो गया। और ये जो स्लो प्रोसेस है डेड वेजिटेशन का कोल में बदलना, इसे ही क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन। आई होप आपको ये चीज़ जो है दिमाग में बैठ गई और लर्न हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता लग गया कि ये जो फॉर्म्ड होते हैं, मतलब जैसे कि कोल है वो फॉसिल फ्यूल क्यों है, ये चीज़ आपको पता लग गई ना अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कोल की माइंस हैं, मीन्स खदाने हैं। यहाँ पर मतलब जैसे जो पेड़ पौधे टूटे होंगे, गिरे होंगे और मिट्टी की मिट्टी उस पर लेयर चढ़ी होगी, तो वो क्या होगे, बहुत नीचे गहराई में। तो उनको क्या किया जाता है, मशीनों से जो है खोदा जाता है। उसमें उनके माइंस में जो गोदाम जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, खोदा जाता है और वहां से वो कोयला क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर When heated in air, coal burn and produce mainly कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोयला हवा में जलता है ना, तो पता है क्या उसमें कौन सी गैस निकलती है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। अब यहाँ पे आप सोचोगे कोक पीने वाली कोक नहीं है, ठीक है, ये क्या है, ये कोक कोयले का ही एक प्योर फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब इंडस्ट्रीज में ऑलमोस्ट जो ये कोयला होता है ना, इसका यूज किसमें, कोक में भी किया जाता है, कोल तार में, कोल गैस में। कोल तार जो रोड वगैरह बनाते हैं ना, तो वहां पे ब्लैक कलर का जो फेंकते हैं, ठीक है, वो चीज होती है जिसके साथ पत्थर मिलाया जाता है। ठीक है, तो चलिए कोक पहले पढ़ते हैं। इट इज ए टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये बहुत टफ मीन्स बहुत ज्यादा हार्ड। पोरस में उसके अंदर मतलब थोड़ा सा छेद टाइप का होता है। ठीक है, और ब्लैक कलर का सब्सटेंस है। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन। ये कार्बन की ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होती है, इसमें से ज्यादा पोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल। मतलब बहुत सारी मेटल्स को निकालने में और स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, कोक का यूज किया जाता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने अच्छे से इसको रीड करना है। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो कोयले से बना हुआ है वो क्या है, कोल तार। ठीक है, इट इज ए ब्लैक थिक लिक्विड। ये कैसा है, ब्लैक कलर का थिक लिक्विड है विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। अनप्लीजेंट स्मेल मीन्स बहुत तिखी सी गंध वाला। ठीक है, इट इज मिक्सचर ऑफ, यहाँ पर आप देख रहे हो ना डायग्राम में जो मैंने अभी बताया था आपको रोड के लिए। ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। लगभग इसके अंदर 200 सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड इन द स्टैंडिंग मटेरियल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्रीज लाइक synthetic dyes, drugs, explosive, perfume, plastic, paint, photography material, roofing material, etc. मीन्स इन सब चीजों में ये कोल तार का यूज किया जाता है। किसमें किसमें, जैसे कि इंडस्ट्रीज में तो किया ही जाता है, जैसे कि सिंथेटिक डाई जो कलर लगाते हैं ना बालों में, ठीक है, वो बनाने में, ड्रग्स दवाइयों में भी कई यूज किया जाता है, पटाखों में भी यूज किया जाता है, परफ्यूम में भी यूज किया जाता है, प्लास्टिक में भी यूज किया जाता है, पेंट बनाने में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो फोटोग्राफी मटेरियल बनाने में, रूफिंग मतलब किसी चीज की रूफिंग करने में, अगर कहीं लीकेज हो रही है उसको सुधारने में। ठीक है, तो इन सब चीजों में ये कोल तार का यूज किया जाता है। अच्छा, इसका यूज एक चीज और है, नैप्थलीन बॉल्स में भी किया जाता है। नैप्थलीन बॉल्स क्या होती है, आपने देखा होगा ना, सर्दियों या गर्मियों के कपड़े जब आपकी मम्मी रखती हैं तो उनके साथ एक गोली बड़ी बड़ी सी रखते हैं व्हाइट कलर की, और उसे क्या बोलते हैं, नैप्थलीन बॉल्स। तो उसको बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for the मेटलिंग ऑफ रोड। अभी मैंने आपको बताया था कोल तार का यूज किया जाता है, जो रोड बनाते हैं ना उसमें गिट्टियां होती है, पत्थर होते हैं बड़े बड़े, और उसके साथ वो काला काला सा डाला जाता है लिक्विड सा, जिसकी वजह से वो बाद में धीरे धीरे सूख के वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। तो अब पहले के टाइम में तो कोल तार का यूज किया जाता है, लेकिन अब उसकी जगह किसका यूज किया जा रहा है, बिटुमिन का यूज किया जा रहा है। ठीक है, ये भी क्या है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है।
ये पेट्रोल का जब निकालते हैं ना, अभी हम पेट्रोल के बारे में भी पढ़ेंगे कि पेट्रोल हमें कैसे मिलता है और उससे कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। अभी तो हम कोल कैसे बना और कोल से कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। जब कोल को कोक में चेंज किया जाता है ना, तो उस टाइम जो गैस निकलती है उसे कोल गैस कहते हैं। इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज। इसका यूज बहुत सारी इंडस्ट्रीज में फ्यूल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब इसके लिए कई मतलब प्लांट लगे होते हैं, जो मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह लगी होती है, वहां पर इसका जो है यूज किया जाता है। कोयले को क्या किया जाता है, थोड़ा सा जलाया जाता है और जलाने के बाद पूरा नहीं जलाते हैं और उसको पहले ही क्या करते हैं, रब कर देते हैं और बुझा देते हैं, ठीक है। तो बुझा देने पर क्या होता है, वो उसका पोल्यूशन ऑलमोस्ट निकल चुका होता है और जो अध जला कोयला होता है ना, वो ऑलमोस्ट जो है प्योर फॉर्म होती है, उसे क्या बोलते हैं, कोक, ठीक है। तो कोल गैस वाज यूज्ड फॉर द स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810। 1810 में फर्स्ट टाइम लंदन में इसका यूज किया गया था स्ट्रीट लाइटिंग में, ठीक है। इन न्यूयॉर्क में 1820 में 10 साल बाद न्यूयॉर्क में यूज किया गया था। एंड नाउ अ डे इट इज यूज एज ए सोर्सेज ऑफ हीट रेदर देन लाइट। और अब इसका जो है सोर्सेस में हीट के लिए, लाइट के लिए बहुत जगह करने लगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेट्रोलियम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और ये हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं। आपको सेकंड पार्ट का जो है क्लास 8 साइंस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, उसमें मैंने पेट्रोलियम के बारे में सारा बता देना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।